दोस्तों आप सभी को याद होगा अभी कुछ ही महीनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के ऊपर। जो भी कंपनियां इंपोर्ट करवा रही है इसको इंडिया के अंदर, चाहे वो एप्पल हो, लिनोवो हो, डेल हो, एचपी हो या फिर इस तरीके की दूसरी कंपनियां हो, उन सभी पे रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। मतलब कुछ टाइम दिया था इनको कि भैया इतने तुम लाइसेंस ऑब्टेन कर लो और उसके बाद में जिसके पास में लाइसेंस होगा वो इंपोर्ट करवा पाएगा। लेकिन अब ये जो प्लान है ये स्क्रैप कर दिया गया है। मतलब कह दिया गया है कि कोई तुम पे अब रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही, जैसे काम चल रहा था वो पहले की तरह ही चला सकते हो। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं जो कि हम आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि देखो अभी एकदम से ही तो ये सारी कंपनियों को समझ में आ नहीं रहा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब प्लांट सेटअप कैसे करेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चर भी करना चाहें लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर इंडिया के ही अंदर, तो वो कैसे होगा इतनी जल्दी। तो भैया हमें टाइम तो चाहिए, तो जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया चलो अब इस प्लान को स्क्रैप कर देते हैं, लेकिन आगे चल के हम कुछ नया ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये प्लान खारिज कर दिया है तो आगे कुछ नया नहीं आ सकता। सो इससे ये सभी कंपनियां एक बात तो समझ गई कि भैया बाहर से इंपोर्ट करवाने की बजाय हमको इंडिया में ही प्लांट वगैरह सेटअप कर देने चाहिए, ताकि आगे चल के अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसका असर हम पे ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ये वैसा ही करेंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया चीज़ चाह रहे हैं इंडिया वाले सभी। तो बाहर से इंपोर्ट करवाने की बजाय यहीं पे बनाने का देखते हैं कुछ ना कुछ जल्द ही। तो अभी तो टाइम है इनके पास में करने का ये सारा काम। दोस्तों एप्पल के आईफोन 15 सीरीज को आए हुए मुश्किल से 20-25 दिन हुए होंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही लोगों के हाथ में ये लगा आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ में, तो ऐसा हो गया कि कई सारे लोगों को इसका जो टाइटेनियम फ्रेम है उसका डिस्कलरेशन का इशू आ गया। उसके बाद में हीटिंग का इशू कि कई लोगों से पकड़ा नहीं जा रहा है, कईयों को डस्ट का इशू आ गया कि भैया कैमरे के अंदर डस्ट है। तो मतलब कई सारे इशू इसके साथ में देखने को मिले, और ख़ास तौर पे जो हीटिंग का इशू था ना, इसको मतलब कई सारे लोग अभी तक झेलते आ रहे हैं। उनको लग रहा है सर्दियाँ तो नज़दीक आ रही हैं तो ये काम में आ जाएगा, हाथ वाथ सेकने के काम आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि कई सारे लोग जो लंबे टाइम तक इस हीटिंग भरे फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उनकी स्क्रीन बर्न होना भी चालू हो गई है, जिसकी वजह से अब उनको वो इफ़ेक्ट दिख रहा है कि हमारी स्क्रीन बर्न हो चुकी है। अब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि iOS की गलती हो सकती है या फिर ऐप्स की गलती हो सकती है, वो खुद को अपडेट भी करने में लग रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि हार्डवेयर इतना तगड़ा क्यों डाल दिया कि एक तो लैग हो रहा है फ़ोन, ऊपर से हीट भी हो रहा है। तो ये जो स्क्रीन बर्न का इशू जो आ रहा है सामने, अभी तक तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, लोग ब्लेम गेम ज़रूर खेले। कई लोग कह रहे हैं नहीं एप्पल में कमी नहीं है, इस आईफोन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि भाई ये डिस्प्ले बनाया है सैमसंग ने, तो सैमसंग का ये OLED डिस्प्ले है तो उनकी गलती है। एप्पल बिल्कुल सही है, बेशक मेरी किडनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी गलती मैं सैमसंग को देता हूँ, क्योंकि उनके पैनल के साथ में कई बार ऐसा इशू हुआ है कि वो असेंबली ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के इशू पहले भी देखने को मिले थे और अब भी देखने को मिल रहे हैं। तो भैया एप्पल ने लिया क्यों वो OLED पैनल। सो यहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद में भी कई लोगों को मतलब कह लो कि 17 घंटे लाइन में लगने के बाद में, सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद में, मतलब इस तरीके से फ़ोन लेने के बावजूद भी अगर इस तरीके के इशू आ जाते हैं तो भैया उनके दिल पे बीत ही क्या रहा होगा। मे बी ICU में होंगे इस वक्त में, क्योंकि एक तो किडनी नहीं है, ऊपर से धक्का बड़ा लग गया तो दिल पे चोट लग गई। दोस्तों इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए आप क्या करोगे, आप प्लेन का टिकट बुक करोगे, लेकिन अब तमिलनाडु से श्रीलंका आप फेरी सर्विस से भी जा सकते हो, जिसका उद्घाटन आज ही हो चुका है। और जो भी लोग 14 अक्टूबर को जाएंगे उनका टिकट सिर्फ 2800 रुपये का होगा। हालांकि इसका टिकट एक साइड का 7670 रुपये पर पर्सन होगा, जिसके अंदर पहले कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। जब आप उसमें नेगेटिव मिलते हो तो ही आप श्रीलंका की तरफ जा सकते हो। अब ये देखने वाली बात रहेगी क्या वीज़ा सर्विस भी मतलब वहीं पे मिल जाएगी, साथ के साथ वीज़ा मिल जाए और वहाँ घूम के फिर वापस भी आ जाएं 2-4 दिन में। दोस्तों ईरान को $6 बिलियन की फंडिंग दी गई थी US और कतर द्वारा, जिसके अंदर प्रिजनर स्वैप भी था। मतलब कि जो ईरान के अंदर अमेरिकन प्रिजनर है उनको भी वो अमेरिका को दे देगा। तो इस तरीके का ये पूरा सिस्टम था कि भैया $6 बिलियन तुम ले लो और करो अपना जो भी करना है तुम्हें। उसके साथ में हमारा भी ये छोटे मोटे जो काम है, 5 प्रिजनर हैं हमारे, वो भी वापस कर देना और कुछ एक आध अपनी तरफ से भी गिफ्ट कर देना हमको। तो इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन अब ये जो $6 बिलियन की फंडिंग थी, इसकी एक्सेस रोक दी गई है ईरान के लिए, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है कि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पैसों से सपोर्ट किया है हमास को, जिन्होंने टेरर अटैक किया था ईरान के ऊपर, जिसके अंदर 22 अमेरिकन भी मारे गए हैं। तो इस वजह से इनकी ये फंडिंग रोक दी गई और आगे चल के भी शायद अब इनको आराम से फंडिंग नहीं मिलने वाली, क्योंकि टेरर अटैक के अंदर इन्होंने फंडिंग करी थी, मतलब ईरान ने फंडिंग करी थी टेरर अटैक्स के अंदर। ये भी सपोर्ट कर
करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को। दोस्तों, इजराइल ने अभी रिसेंटली ही एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर वो कहता है गाजा के सिटीजन्स को कि भैया जितने भी सिविलियंस हैं इन सब को नॉर्थ गाजा से हटाकर रिलोकेट किया जाना चाहिए साउथ गाजा की तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ गाजा की तरफ से अब ग्राउंड अटैक करने चालू करेंगे। मतलब कि वो टैंक, सोल्जर, सारा अपना लावा लश्कर लेके ये नॉर्थन गाजा को बिल्कुल सपाट करने वाले हैं। इन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी है कि भैया 24 घंटे में तुम नॉर्थन गाजा को खाली करो, इवैक्यूएट करो, वहाँ से सिविलियंस को निकालो और उसके बाद में हम वहाँ पर चढ़ाई करने वाले हैं। जिसके बाद में यूएन इसके अंदर इंटरवीन करके कहता है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में कहीं से भी इतने सारे सिविलियन वहाँ से दूसरी तरफ नहीं भेजे जा सकते। तो ये एक बेबुनियाद बातें हैं, इसको तुरंत ही रोका जाना चाहिए। हालांकि इजराइल की मर्जी है, इजराइल क्या करना चाहेगा, क्योंकि यूएन तो कुछ भी कहता रहता है।